हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमरवाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जिंग चैलेंजेस। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़े थे। किसके? रूरल डेवलपमेंट के लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़े थे हमने। हाँ, अपना कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और उसके हमने कल लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है इमर्जिंग चैलेंजेस। सो व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट? देखो, इमर्जिंग चैलेंजेस जैसे कि लिंगरिंग चैलेंजेस दो थे, वैसे ही हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस भी दो ही है। ठीक है, अब इमर्जिंग चैलेंजेस में कौन कौन से आते हैं हमारे? सबसे पहला आता है हमारा सस्टेनेबल लाइवलीहुड और दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब भाई सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्या है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा सस्टेनेबल लाइवलीहुड वाली एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। वो प्राइमरी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर से अलग हैं, और कुछ उसमें से सेकेंडरी एक्टिविटीज भी होती हैं जो क्या होती हैं, वो होती है हमारी सस्टेनेबल लाइवलीहुड। मतलब कि ऐसी ऐसी और ऐसी एक्टिविटीज जो क्या हो, वो इको फ्रेंडली हो, मतलब कि उससे किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, वो होती है हमारी सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर को नहीं लाया जाता है, एग्रीकल्चर इससे अलग है। तो अगर हम किसी भी रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो रूरल एरिया में ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हम अलग, अगर हम एग्रीकल्चर के अलावा एक्टिविटीज देखें तो एनिमल हस्बेंड्री वहां पर हमारी कितनी 42% पार्ट हमारा वहां पर एनिमल हस्बेंड्री का देखने को मिलता है रूरल एरियाज में। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? देखो, एनिमल हस्बेंड्री में जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, तो पोल्ट्री कैटल्स, मतलब कि जो भी भेड़ बकरी पालने का जो सिस्टम होता है, गाय वगैरह, ठीक है, उसमें मुर्गियां वगैरह सब जितने आते हैं उसके पोल्ट्री वाले जितने भी एनिमल्स, जिससे क्या हो सके, जिससे फूड प्रोडक्शन हो सके, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है लाइव स्टॉक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें पशुपालन होता है, मतलब कि किसी भी एनिमल जो क्या कर सके, जो फूड प्रोडक्शन कर सके, मिल्क प्रोडक्शन कर सके, या कुछ भी उससे फूड प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि गाय से अगर हम दूध लेते हैं तो साथ ही साथ उससे क्या, हम दूध के साथ हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, उससे फूड प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर हम गोट को ले लें, उससे मीट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, हैन को ले लें, हैन से भी मीट प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, और उसके साथ साथ उससे एग प्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर एक प्राइमरी रोल निभाता है। ठीक है, अलग अगर हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड में देखें। दूसरा आता है हमारा फिशरीज, मतलब कि मछली पालन। अब मछली पालन भी एक बहुत बड़ा गांव वगैरह में बन गया है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो मछली पालन क्या है, एक मैराइन रिसोर्सेज है हमारे लिए। ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं, उससे हम रूरल का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे पास फिशरीज आ रही हैं उस फिशरीज को बेचकर उस फिशरीज से अच्छे खासे हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए फिशरीज भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाती हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो फिशरीज की सबसे मेन जो सोर्स है जहां से फिशरीज आती है वो है हमारी वाटर बॉडीज। और अगर हम देखते हैं तो रूरल एरियाज में वाटर बॉडीज मिलती हैं, हम देखते हैं तालाब वगैरह तो मिल ही जाता है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम फिशरीज वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो सके, वहां पर मैराइन रिसोर्सेज का एक सोर्स बन सके। तीसरा आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अगर हम देखें तो हाँ, आम सी बात है कि अगर वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि गेहूं चावल वगैरह का ही एग्रीकल्चर नहीं होगा, वहां पर हॉर्टिकल्चर भी होगा। हॉर्टिकल्चर में कौन सा आता है हमारा? फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, इसके बाद हमारे फ्लावर्स हो गए। तो ये सब क्या आते हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर में आते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा था, गोल्डन रेवोल्यूशन चलाई थी हॉर्टिकल्चर के लिए, जिसमें क्या था, हॉर्टिकल्चर को उसने बढ़ावा दिया था। अब हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आता है हमारा रूरल में। रूरल से हमारे जो भी हमारे एरिया में जितनी भी सब्जियां आती हैं, अगर हम देखें अर्बन एरियाज में तो आसपास के जितने भी गांव हैं वहां से आती है। अगर आपने ट्रक फार्मिंग का नाम सुना हो, ट्रक फार्मिंग के जरिए वो रात में ट्रक में ट्रेवल कर कर हमारे एरियाज में आती हैं। ठीक है, इसलिए वो हॉर्टिकल्चर के थ्रू आती हैं। अगर हम देखें तो अगर वर्ल्ड में अगर हम देख रहे हैं तो मेडिटेरेनियन एक ऐसा एरिया है जहां पर हॉर्टिकल्चर एक
बहुत प्रसिद्ध चीज है, ठीक है। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो रूरल एरियाज है वहां पर हॉर्टिकल्चर एक बहुत बढ़िया सोर्स है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हॉर्टिकल्चर को भी डेवलप कर रही है रूरल में, जिससे कि वहां का भी डेवलपमेंट उसके सहारे हो सके। फोर्थ आता है हमारा कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ये जो है हमारी एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। जैसे कि अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज पर भी ध्यान दे रहे हैं तो साथ ही साथ हमें कॉटेज एंड हाउस होल्ड मतलब की सेकेंडरी एक्टिविटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी एक ऐसी एक्टिविटी है, मतलब कि अगर हम देखते हैं तो आपने गांव में कभी देखा हो तो गांव में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्पिनिंग कर रहे हो, वीविंग कर रहे हो, साथ ही साथ उनने छोटी सी एक इंडस्ट्री खोल रखी हो जिसमें वो छोटा मोटा काम कर रहे हो, ठीक है, पैकिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो। तो वो क्या है, उसको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। इससे बढ़ावा देने का मतलब क्या है, इससे बढ़ावा देने का मतलब ये है कि सेकेंडरी एक्टिविटी को बढ़ावा देना। अब सेकेंडरी एक्टिविटी को बढ़ावा देने से क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा जो मतलब कि मुनाफा होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में होता है, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होने की वजह से क्या हो सकता है, उसके सहारे रूरल का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको सस्टेनेबल लाइवलीहुड बताया, इसमें हमने एग्रीकल्चर को नहीं पढ़ा, लेकिन अब जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारा वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर का पार्ट कैसे, देखो हम क्या कर रहे थे, हम अभी हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था पिछली वीडियोस में। एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा था कि एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का हमने पढ़ लिया था जिसमें HYV सीड्स हो गए, ठीक है, और भी जितने फर्टिलाइजर्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए हमारे, उसके बाद साइंटिफिक मेथड्स हो गए। अब ये सब तो रूरल एरियाज में नहीं होता, तो रूरल एरियाज में क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जिसको हम ट्रेडिशनल फार्मिंग भी बोलते हैं, जो पहले जो गांव के लोग करते थे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को गवर्नमेंट क्यों बढ़ावा दे रही है, गवर्नमेंट इसलिए बढ़ावा दे रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या हो सकता है हमारा, जो हम अगर हम अच्छे न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा जो मेल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, और हंगर एंड स्टार्वेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, वो उनके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला आता है हमारा डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम क्या कर रहे थे, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हमारी, इसके जरिए हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई यूज नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसीलिए ये क्या है, इको फ्रेंडली है, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, अगर हम नॉन रिन्यूएबल नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या है, ये रिन्यू हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो गए, ये सारे क्या है, रिन्यू हो सकते हैं। दूसरा आता है हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसी एक्टिविटीज जो इको फ्रेंडली हो, जिनसे कुछ नुकसान ना हो एनवायरमेंट को, तो उसमें आ जाती है हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि ये क्या है, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भी काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो एनिमल्स के द्वारा हो रहा है। साथ ही साथ इसमें हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे, ठीक है। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, अच्छा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। क्यों, क्योंकि जो देखो जो फार्मर्स होते हैं जो रूरल एरियाज के, वो क्या करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, इससे वो जो जो जमीन है ना वो बैरन हो जाती है, उसमें कोई खेती करने के लायक नहीं बचती। और साथ ही साथ जो इरिगेशन का जो वाटर होता है, उसमें जब फर्टाइल जो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर मिलता है, वो जब जमीन के अंदर जाता है तो सॉइल को जो क्या बना देता है, इनफर्टाइल बना देता है, और वो सॉइल में प्रोटीन नहीं बचता। इस वजह से क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उससे क्या होता है, कुछ भी अगर हम ज्यादा भी डालेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा हमें। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टाइल जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका यूज किया जाता है। फोर्थ आता है हमारा हेल्दी एंड टेस्टियर फूड। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम देखते हैं कि हम अभी बहुत सारी चीजों में मिलावट आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे अर्बन एरियाज में ही उगाए जा रहे हैं,
ठीक है, जिनका यूज अगर आप देख रहे हो कि इंजेक्शन से किसी भी चीज को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये जो रूरल एरियाज के जितने भी फार्मर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से चीजों को उगाने में ज्यादा सोच रखते हैं। ऑर्गेनिक चीजों को उगाने से क्या होता है कि उनको एक टेस्टियर फूड मिलता है और हेल्दियर फूड मिलता है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी बीमारी नहीं होती, आपको सारे विटामिन मिल रहे हैं। इसीलिए हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। फिफ्थ आता है हमारा इनएक्सपेंसिबल टेक्नोलॉजी। इनएक्सपेंसिबल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्यों है? देखो, इनएक्सपेंसिबल टेक्नोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा। ठीक है, फार्मर्स को क्या ट्रैक्टर नहीं खरीदना, फार्मर्स को क्या मशीनरीज नहीं खरीदना, फार्मर्स को क्या हार्वेस्टर्स नहीं खरीदना, फार्मर्स को महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स नहीं खरीदना, फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स नहीं खरीदना। वो क्या करेगा? टोटल ऑर्गेनिक पर बेस्ड रहेगा। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इनएक्सपेंसिबल है, मतलब कि उसमें ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। तो इमर्जिंग चैलेंजेस के जरिए क्या होता है कि हमारी इंडिया में इमर्जिंग चैलेंजेस के जरिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? डेवलप कर रही है हमारी इंडिया को। साथ ही साथ लिंगरिंग चैलेंजेस भी हमारी इंडिया को डेवलप कर रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर का कंक्लूजन निकालें तो ये दोनों चैलेंजेस जो है हमारे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी रूरल एरिया के लिए। ठीक है, रूरल एरिया को डेवलप करने में ये दोनों जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और गवर्नमेंट इन्हीं दोनों पर फोकस करती है किसी भी रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे रूरल एरियाज में भी गवर्नमेंट और ज्यादा कैसे रोल निभाती है। अर्बन में तो निभाती है, साथ ही साथ रूरल एरियाज में भी और ज्यादा कैसे रोल निभाती है। ये तो बात हो गई हमारे रूरल डेवलपमेंट की। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है क्लोज, यहाँ पर हमारे ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा खत्म। इसके बाद के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए